वेलकम बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु की प्राप्ति। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसे हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था धातु अधातु की परिभाषा। उसके बाद हम लोगों ने भौतिक गुण को, इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण को पढ़े थे। इसके बाद सक्रियता श्रेणी, बंधन एवं यौगिक। अब सिर्फ दो टॉपिक बच गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे धातु की प्राप्ति और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर धातु एवं अधातु पार्ट 5 में खत्म हो जाएगा। धातु की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति को इंग्लिश में अकरेंस ऑफ द मेटल कहते हैं। मेटल की प्राप्ति कैसे करते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे। मेटल की प्राप्ति जो करते हैं वो अयस्क और खनिज से करते हैं। तो सबसे पहले खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो अयस्क होता है, इस अयस्कों का समृद्धिकरण देखेंगे क्या होता है, आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद धातुओं का निष्कर्षण को समझेंगे। इसके बाद हम लोग धातुओं का परिष्करण समझेंगे। खनिज और अयस्क, खनिज और अयस्क क्या अंतर है दोनों में। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं, अयस्क को इंग्लिश में ओर्स बोलते हैं। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले खनिज की परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में, पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। एक बार फिर से, पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, लोहा, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता इत्यादि। धरती के अंदर, धरती के भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट के नीचे जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं यौगिक, उन्हीं को हम लोग मिनरल्स यानी कि खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, वैसा खनिज जिसकी मात्रा प्रचुर हो एवं आर्थिक रूप से निकालना लाभकारी हो, उसे अयस्क कहते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर, आर्थिक रूप से लाभकारी हो। इसका मतलब कि धरती के परत के नीचे जो भी पाए जाते हैं यौगिक, वो सारे के सारे खनिज है, लेकिन सारे खनिज यौगिक नहीं है। सारे खनिज यौगिक जो है वो अयस्क नहीं है। अयस्क होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आर्थिक रूप से लाभकारी होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, ताकि जो निकालने का खर्च हो वो बहुत कम हो बनस्पत जितने मात्रा में धातु की प्राप्ति हो रही है। हम नोट को देखते हैं, सारे अयस्क खनिज होते हैं परंतु सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। उदाहरण देखते हैं, वो सारे खनिज इसमें उदाहरण हो जाएंगे। सारे खनिज जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सारे के सारे खनिज इसमें उदाहरण होंगे जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। धातु कर्म, धातु कर्म किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। धातु को निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। अभी हम लोग धातु को निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। इस सारे चरण को, प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। धातु कर्म के बहुत सारे चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अयस्क है उससे समृद्धि करेंगे। समृद्धि मतलब होता है इनरिचमेंट, मतलब कि इसको अशुद्धियों को खत्म करना। इसके बाद हम लोग धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। धातुओं का निष्कर्षण के दौरान अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा हमें। इसके बाद अशुद्ध धातु का हम लोग शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। ये सब सारे जो हुए वो चरण हुए किसके, तो धातु कर्म के, धातु कर्म के। धातु कर्म का जो चरण है उसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। इसे हम लोग देखेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका दूसरा नाम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। हिंदी में इसको सांद्रण करना कहेंगे, अयस्कों का सांद्रण करना। अयस्क देखते हैं क्या होता है। अयस्कों से
गैंग को हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। जो अयस्क हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें गैंग पाया जाता है। गैंग क्या होता है? गैंग एक प्रकार की अशुद्धि है। देख लेते हैं गैंग है क्या। पृथ्वी से निकाली गई खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है, जिसे हम गैंग कहते हैं। एक नोट है, सांद्रण के कई सारे तरीके हैं जो अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुण पर आश्रित है। अभी जो हम लोग सांद्रण करते हैं, जो देख रहे थे कि सांद्रण कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारा तरीका है। सांद्रण करने का तरीका है जिसे हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस इतना पढ़ेंगे कि हम लोग अयस्कों को सबसे पहले सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं या समृद्धिकरण करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में डिटेल में 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, धातुओं का निष्कर्षण समृद्धिकरण हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? साफ सफाया जो हो गया है अयस्कों का, उसका हम लोग निष्कर्षण करेंगे। धातु का निष्कर्षण करने के लिए जो स्टेप है, 3 स्टेप में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले निम्न अभिक्रिया धातुओं को पढ़ेंगे, निष्कर्षण करके देखेंगे। इसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण करेंगे। इसके बाद उच्च अभिक्रिया अभिक्रियाशील धातु का अध्ययन करेंगे। निम्न अभिक्रियाशील धातु में 2 उदाहरण पढ़ेंगे, मरकरी का और कॉपर का। मध्यम वाले में जिंक और मैग्नीज का पढ़ेंगे, साथ में फेरस का भी देख लेंगे। उच्च अभिक्रियाशील धातु में सोडियम का और एल्युमिनियम का देखेंगे। बस इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी सब धातु को जिस तरीके इसी आधार पे आगे भी एक्सट्रैक्शन करेंगे। सक्रियता श्रेणी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसमें जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, सभी को उच्च अभिक्रियाशील की श्रेणी में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिंक, फेरस, स्ट्रोंटेनियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इस इन सभी को मध्यम वाले में रखते हैं। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सभी को निम्न वाले में रखते हैं। ये सभी जो होते हैं निम्न अभिक्रियाशील होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील होते हैं। इसमें ये रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं, ये करते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं, ये तुरंत कर जाते हैं रिएक्शन। सारे धातुओं का निष्कर्षण इस 3 श्रेणी में बांट के हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एस्को का निष्कर्षण कैसे करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले ही बताया था कि एस्को करते हैं क्या, एस्को का सांद्रण करते हैं और एस्को के सांद्रण के बाद हम लोग क्या करते हैं? निष्कर्षण। क्या करते हैं? निष्कर्षण। ये कौन सा स्टेप है? निष्कर्षण स्टेप है। निष्कर्षण भी 3 प्रकार से करते हैं हम लोग, देखो उच्च, मध्यम और निम्न। फिर आगे इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं इसको इसमें बताया गया है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ये इंग्लिश में है। देखते हैं धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। धातु का निष्कर्षण करने में 2 बातों का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी अयस्क जिसे समृद्धि और या सांद्रण करके हम लोग रखे हुए हैं, उस अयस्क को सबसे पहले हम लोग धातु ऑक्साइड बनाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 सबसे पहले कोशिश करना है कि धातु ऑक्साइड बनाएं और दूसरा उस धातु ऑक्साइड के साथ अपचयन करना है। 2 बात हमेशा ख्याल रखना है हर किसी को। निष्कर्षण में भी 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले धातु ऑक्साइड बनाना है और उस धातु ऑक्साइड का अपचयन कर देंगे। अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। हम लोगों ने अपचयन पढ़ा था, रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का लॉस कराना ही धातु ऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन को हटा दें उसे ही तो अपचयन कहेंगे, और जब ऑक्सीजन हटा देंगे तो धातु प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो धातु प्राप्त होता है वो अशुद्ध रूप से होता है, जिसे हम लोग शुद्ध करेंगे धातु के रिफाइनिंग वाले टॉपिक में। देखते हैं इसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए सांद्रित अयस्क लेते हैं। इसको इंग्लिश में कंसंट्रेटेड ओर भी कहते हैं। इसको हम लोग धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया होते हैं, उन सारी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे और धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद इसे अपचयन कर देते हैं। अपचयन करने के बाद अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अपचयन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हीटिंग और रिएक्शन विद कार्बन कर सकते हैं, विद्युत अपघटन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ अपचयन को ही देखते हैं। अभी हमने बताया
कि अपचयन जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है। विद्युत अपघटन करके भी, कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, विस्थापन भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नॉर्मल हीट भी कर सकते हैं। नॉर्मल हीट भी कर सकते हैं। नॉर्मल हीट हीट करने से क्या होता है, कोई भी यौगिक जो होता है वो अपघटित होता है हीट करने पे। अपघटन मतलब होता है टूट जाना। तो कोई भी ऑक्साइड है तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसका टूट के अलग हो जाएगा। तो ये 4 तरीका है अपचयन करने का। तीनों वाले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। देखते हैं। पहला, निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। निम्न अभिक्रियाशील धातु जो भी होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन है जो निम्न अभिक्रियाशील धातु में आते हैं। वो मुख्य रूप से, इसके जो अयस्क हैं मुख्य रूप से 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में या तो सल्फाइड के फॉर्म में। ऑक्साइड अगर है तो इसको क्या करेंगे, ऑक्साइड ही है डायरेक्ट, तो इसे अपचयन कर देंगे। अपचयन करने में क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है, तो इसे अपचयन कर देंगे नॉर्मल हीट करके। कैसे, नॉर्मल हीट करके तो हमको गलित धातु मिल जाएगा। गलित धातु का जब शोधन करेंगे, शोधन मतलब होता है रिफाइनिंग, जिसे हम लोग निष्कर्षण के बाद पढ़ेंगे, तो शुद्ध धातु मिल जाएगा। अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड को यहाँ नॉर्मल हीट से काम नहीं चलेगा, भर्जन करना पड़ता है। भर्जन क्या होता है, अगर किसी को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसे ही भर्जन कहते हैं। तो भर्जन किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, इसे आगे हम लोग देख लेंगे इसकी परिभाषा को लास्ट में। भर्जन मीन्स होता है कि अत्यधिक ऑक्सीजन के मात्रा की उपस्थिति में किसी भी यौगिक को गर्म करना भर्जन कहलाता है। भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग भी बोलते हैं, रोस्ट करना। सल्फाइड को अगर रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे तो ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ऑक्साइड के बाद हम लोग जानते हैं कि अपचयन करना होता है। यहाँ अपचयन जो है नॉर्मल हीट करके कर देंगे तो गलित धातु मिल जाएगा। गलित धातु में फिर शोधन कर देंगे तो शुद्ध धातु मिल जाएगा। ये तो रहा प्रक्रिया और प्रोसेस। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मरकरी का लेते हैं। निम्न अभिक्रियाशील में मरकरी आता है। मरकरी जो है सल्फाइड में भी पाया जाता है और ऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। ऑक्साइड है तो इसे डायरेक्ट हम लोग गर्म करके, अपचयन करके मरकरी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर सल्फाइड है तो इसे ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। इसे हम लोग करते हैं भर्जन करके। भर्जन मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तापन। एक और देखते हैं उदाहरण कॉपर का। कॉपर अगर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का जो ओर होगा, अब अयस्क होगा, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भर्जन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड के बाद क्या करते हैं, अपचयन। अपचयन कर देंगे तो अपचयन करने के बाद क्या होगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण को देखते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण जो होता है वो, इसके भी 2 अयस्क होते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में। कार्बोनेट के फॉर्म में जो होते हैं उसे निस्तापन करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं उसे भर्जन करके ऑक्साइड बनाते हैं। 2 स्टेप हमेशा याद रखना है, ऑक्साइड बनाना है और अपचयन करना है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर कार्बोनेट का अयस्क है तो निस्तापन करके क्या बना लेंगे, ऑक्साइड। और ऑक्साइड के बाद क्या करते हैं, अपचयन। अपचयन करके गलित धातु बना लेंगे, फिर शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमने पढ़ा है कि अपचयन के 4 तरीके हैं। इसमें से यहाँ कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ कार्बन के साथ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भी तरीका है, विस्थापन भी कर सकते हैं हम लोग, विस्थापन भी करा सकते हैं। विस्थापन हम लोगों ने पढ़ा था। इससे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है, सोडियम, पोटेशियम, इसके साथ अगर डिस्प्लेसमेंट करा दे तो ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम के साथ चला जाएगा। और जो भी मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु हैं वो फिर सिंगल प्राप्त हो जाएंगे। अगर सल्फाइड है तो क्या करेंगे, अगर सल्फाइड है तो भर्जन कराएंगे। तो ये रट के रखना है, अगर सल्फाइड है तो भर्जन कराएंगे और अगर कार्बोनेट है तो निस्तापन कराएंगे। अब दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। भर्जन मीन्स होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तापन, काफी मात्रा में ऑक्सीजन होता है
और इसके प्रेजेंस में जब तापन करते हैं तो इसे ही कहते हैं। अगर लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन है और तब तापन करते हैं तो इसे निस्तापन कहते हैं। कुल मिलाकर ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में करते हैं तापन। ऑब्सेंस मीन्स इसको हिंदी में अनुपस्थिति बोलेंगे। बिना ऑक्सीजन के गर्म करना, इसी को बोलते हैं निस्तापन। यहाँ ऑक्साइड से अपचयन करके गलित धातु प्राप्त कर लेंगे, शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। अपचयन जो करने का यहाँ तरीका है, कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, विस्थापन भी करा सकते हैं। विस्थापन कैसे होता है मैंने बताया है, उच्च अभिक्रियाशील धातु के साथ करके, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। उदाहरण देखते हैं। इस वाले में उदाहरण दो पढ़ेंगे, जिंक का पढ़ेंगे और मैग्नीज का पढ़ेंगे और फेरस का भी देख लेंगे। जिंक का देखते हैं। जिंक जो है मध्यम अभिक्रियाशील धातु के श्रेणी में आता है। इसमें दोनों फॉर्म, अगर कार्बोनेट होगा तो निस्तापन करेंगे, और अगर सल्फाइड है तो भर्जन करके हम लोग ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। जब ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। यहाँ अपचयन कार्बन के साथ करा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। विस्थापन भी करा सकते हैं, लेकिन विस्थापन में हम लोग धातु लेते हैं, तो फिर धातु ही प्राप्त कर रहे हैं और धातु ही लेना उचित नहीं बनता है, तो कार्बन ले सकते हैं। मैग्नीज का ठीक उसी प्रकार से ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। अगर सल्फाइड होगा तो भर्जन करा देंगे, और अगर कार्बोनेट होगा तो निस्तापन करा के ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, और ऑक्साइड का यहाँ विस्थापन करा के धातु प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ विस्थापन का भी उदाहरण आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर फेरस यानी कि लौ है, इसको हिंदी में मैग्नीज लिखेंगे, इसे लौ लिखेंगे। लौ है तो लौ का भी अगर सल्फाइड है तो इसे वर्जन करा के ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। अगर कार्बोनेट है तो इसे भी निस्तापन करा के हम लोग ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, और ऑक्साइड के साथ क्या करा देंगे, डिस्प्लेसमेंट एल्युमिनियम के साथ, तो क्या हो जाएगा, फेरस प्राप्त हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कराना मतलब कि विस्थापन करा के। हमने देखा था कि अपचयन विस्थापन करा के भी कर सकते हैं, नॉर्मल हीट करके भी कर सकते हैं, कार्बन के साथ भी कर सकते हैं। और एक और पढ़े थे हम लोग, विद्युत अपघटन। इसकी चर्चा तीसरे वाले में होगा। इससे पहले देख लेते हैं थर्मिट रिएक्शन क्या होता है। तो ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग वगैरह करते हैं, रेलवे ट्रैक को लोहा का होता है, लोहा का ट्रैक होता है, रेलवे का ट्रैक। इसमें क्या करते हैं, एल्युमिनियम के साथ बिल्डिंग करते हैं। जब बिल्डिंग करते हैं तो काफी गर्म हो जाता है, गलने और गर्म होने के बाद वो गल कर दोनों वो क्रैक खत्म हो जाएगा। देखते हैं फेरस ऑक्साइड होता है, इसको एल्युमिनियम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो कराते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे थे। इसी में क्या होता है कि फेरस तो बनता ही है, साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड निकलेगा और उष्मा निकलता है। बाकी में उष्मा नहीं निकल रहा था, लेकिन फेरस और एल्युमिनियम वाले में उष्मा निकलता है, और ये उष्मा क्या करेगा कि ये उष्मा जो क्या करेगा, इस वाले फेरस को गला देगा। क्या करेगा, गला देगा। इस तरीके से जो है क्रैक फिल हो जाएगा। जो रेलवे ट्रैक में क्रैक होगा वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण करना। उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण करने से पहले किस फॉर्म में पाया जाता है इसको देखते हैं। ये स्पेशली क्लोराइड और ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। इसका नाम ही है उच्च अभिक्रियाशील धातु, यानी कि काफी अभिक्रियाशील है। इसमें विस्थापन से तो आप चयन करा ही नहीं सकते हैं, खुद ही उच्च अभिक्रियाशील है, और कार्बन के साथ होगा नहीं, तो किसके साथ होगा अपचयन। तो सबसे पहले ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्साइड की भी जरूरत नहीं है। ऑक्साइड बनाने के यहाँ डायरेक्ट अगर अपचयन कर दें वैद्युतिक अपघटन वाले तरीके से, तो डायरेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा शुद्ध धातु। यहाँ रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, अशुद्ध को शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट दो स्टेप कम गया, न ऑक्साइड बनाने की आवश्यकता है, न अशुद्ध धातु मिलेगा, डायरेक्ट शुद्ध धातु यहाँ मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि विद्युत अपघटन काफी कारगर तरीका है। इसको समझेंगे कि क्या होता है, उदाहरण से समझते हैं। NaCl है, तो यहाँ क्या करेंगे कि ये जो है ये जो तरीका है, इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड होता है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो इलेक्ट्रोड होता है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड प्रकार के होते हैं। कैथोड और एनोड, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है माइनस प्लस करके। एनोड एनोड पे जो होगा एनोड पे जो होगा एनोड प्लस वाला होता है।
तो इस पे वो क्या करेगा, NaCl जो यौगिक है उसका माइनस वाला को अपने तरफ करेगा, Cl माइनस को। उसी तरीके से कैथोड पे माइनस चार्ज होता है तो ये प्लस वाले यानी कि सोडियम प्लस को अपने तरफ आकर्षित करेगा और इस तरीके से Cl और Na अलग अलग हो जाएगा, वो भी शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कैथोड पे क्या प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा था कि कैथोड पे क्या प्राप्त होगा, सोडियम प्राप्त होगा। कैसे, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, सोडियम बन जाएगा, सोडियम धातु ये प्राप्त हो जाएगा, धातु सोडियम धातु शुद्ध रूप में, वो भी शुद्ध। इसके बाद यहाँ क्या होगा, 2Cl जो आयन है वो Cl2 गैस के रूप में यहाँ निकलेगा एनोड पे। इससे सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। बस याद रखना है कैथोड पे धातु बनेगा और एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी हम लोग वैद्युतिक अपघटन करते हैं। थैंक यू सो मच।